हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 23 अप्रैल 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। सुबह आपको रोज़ाना मंडे टू सैटरडे, ठीक है, एडिटोरियल डिस्कशन का पूरा एक वीडियो मिलता है जिसमें एडिटोरियल और आइडिया पेज को हम डिस्कस करते हैं डिटेल में यूपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसमें कुछ फैक्ट भी निकल के आती हैं तो वो फैक्ट्स हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाती हैं। साथ में ये आपको वीडियो मिलता है शाम को लगभग 6 से 7 के बीच में, जिसमें हम बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज जो बचा हुआ पोर्शन है इंडियन एक्सप्रेस का उसके बारे में। तो ये 2 वीडियोज़ आपको अवेल होते हैं, तो इन दोनों को आप कंटिन्यू फॉलो कर सकते हो। और अगर आप इन दोनों को साथ में देखने की रखते हो तो आप एक काम कर सकते हो, इसके लिए बेटर ऑप्शन है। बाकी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे करते भी हैं कि जैसे आज 23 तारीख है तो 23 तारीख का एडिटोरियल डिस्कशन वाला जो वीडियो है वो सुबह डाल दिया गया है और ये आपको अभी शाम को मिल गया। तो ऐसे में इन दोनों वीडियोज़ को साथ में देखना चाहते हो तो आप 24 तारीख को देखो। मतलब एक दिन का डिले देख करके अगर आप देखोगे ना तो उससे आप इजीली पूरा न्यूज़पेपर एक स्ट्रेच में कवर कर पाओगे, जिसमें न्यूज़ वाला कंटेंट और एडिटोरियल वाला कंटेंट दोनों आपको एक साथ मिल जाएंगे। क्योंकि सुबह तो एडिटोरियल वाला तो देखो 8 बजे डालने में मुझे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, बट ये जो न्यूज़ वाला पोर्शन है ये थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि बीच में बहुत से काम होते हैं, वो काम मैं बिल्कुल भी डेफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप एक दिन का डिले करके अगर वीडियोज़ देखते हो तो और ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और अगर जिस शेड्यूल के अकॉर्डिंग मैं वीडियोस डालता हूँ उसको अगर आप फॉलो करने में कंफर्टेबल हो तो वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी चल रहा है उसको कंटिन्यू करने में। बाकी केवल एक सजेशन था वो, जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट भी किया और वो फॉलो भी कर रहे हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो अब देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़। देखो, फर्स्ट न्यूज़ है कि ऑक्सीजन की डिमांड तो देखो लगातार बढ़ रही है और सप्लाई इतनी हो नहीं पा रही है। ये चीज़ हम पिछले 3-4 दिन से लगातार डिस्कस कर रहे हैं। कल भी हमने देखे थे कि 3 लाख से ज़्यादा नए केसेस आए हैं। आज के न्यूज़पेपर में भी सेम वही सीन रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ्स भी देखो, 2100 से ज़्यादा डेथ हुई है पिछले 24 घंटे में। ये बहुत चिंता की बात है। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होना। उधर आप वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ देखेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपियन कमीशन ने तो केस फाइल करने तक की अपनी प्लानिंग कर ली है कि जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेवलपर, तो बोले वैक्सीन्स की अगर सप्लाई प्रॉपर इंश्योर नहीं करता है तो उन पे केस तक कर दिया जाएगा। तो ऐसे मतलब आप देख सकते हो थ्रू आउट वर्ल्ड वैक्सीन की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी भी है। पिछले साल जब फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था ना कोविड-19 का, तब अप्रैल से लेके नवंबर तक लगभग 6 एक्सपर्ट्स ग्रुप को स्टैब्लिश किया गया था कि आप रिव्यू करो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हेल्थ सिस्टम को, इंडिया को। तो उन्होंने अपनी तरफ से बोला, एक तरीके से फ्लैग अपनी तरफ से हाईलाइट कर दिया था कि भाई ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज के पूरे चांसेस बन रहे हैं। आप देखोगे उसके बावजूद मतलब एक्सपर्ट पैनल स्टैब्लिश किया था, केवल रिव्यू के लिए किया था या उनके रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया था। तो बेसिकली जो एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप था उसमें बातचीत हुई, तो मिनट्स ऑफ मीटिंग के जब डिटेल अभी खंगाली गई ना तो पता पड़ा उन्होंने ऑक्सीजन की कमी को पहले ही हाईलाइट कर दिया था। तो इतना रेकलेसनेस, इतनी लापरवाही, जिसके चलते आज परेशानियां और बढ़ गई हैं। ठीक है, इसके अलावा इधर बाकी और कुछ काम का है नहीं। इधर देखोगे, सेकंड वेव विल नॉट अफेक्ट बिग रिफॉर्म्स पुश, ये बात कही हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन जी की सेकंड वेव आ चुकी है, ये बात ठीक है, बट जो रिफॉर्म्स अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए हैं वो रिफॉर्म्स को कोई चेंजेस नहीं आएगा। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स हो, चाहे बेड बैंक की बात हो, या फिर आप जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डीएफआई की बात करो, डेवलपमेंट बैंक की बात कर लो, या फार्मर्स के लिए जो रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए गए हैं वो बोले ये एज इट इज़ कंटिन्यू चलते रहेंगे। ये चीज़ इनके द्वारा बताई गई है, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने लायक है नहीं। सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से ये कहा कि भाई अलग अलग हाई कोर्ट्स में अलग अलग कोविड-19 के केसेस चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर सरकारों के खिलाफ में सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अलग अलग हाई कोर्ट्स की जो डिसीजन है, वर्डिक्ट्स हैं, हियरिंग्स हैं, वो क्या कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि भाई आप जल्दी से जल्दी एक नेशनल प्लान बना करके दो, जिससे कि ये ऑक्सीजन की सप्लाई में प्रॉब्लम ना आए, वैक्सीन डेवलपमेंट की बात हो, या फिर हमने देखा जो ड्रग है उसकी कमी भी कहीं ना कहीं शॉर्टेज भी चल रही है, जो रेमडेसिविर है।
तो बोला उनकी सप्लाई को आप इंश्योर करो। तो इसके लिए एक नेशनल प्लान होना ज़रूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा। बाकी आप देख सकते हो इधर ये वाला भी इतना काम का नहीं है, डिस्कशन करने लायक कंटेंट नहीं है। 9 देशों ने अभी तक इंडिया से जो भी जाते हैं, आउट ऑफ इंडिया जाते हैं बाय एयर, तो उन पे बैन लगा दिया है कि बोले इंडिया में केसेस बहुत आ रहे हैं, तो ऐसे में हम बिल्कुल भी इंडियंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया पे जो फ्लायर्स हैं इंडिया से जो आते हैं विदेशों में, उनके ऊपर एक बार रोक लगा दी है। इधर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रोड शोज़ के बैन लगा दी है, रिलीज़ पे बैन लगा दी है, जहाँ पर भी अभी बंगाल में इलेक्शंस चल रहे हैं। तो इसके पीछे क्या हाई कोर्ट ने उनको कहा। एक ये आर्टिकल है जो हम देखेंगे, सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए जम्मू कश्मीर में फोर्सेस रेडी हैं कि कैसे भी करके जो भी गवर्नमेंट स्टाफ के लोग हैं वो अगर देश की सिक्योरिटी के खिलाफ काम करते हैं तो ऐसे में उनको हटा दिया जाए। ये प्रोविज़न किया हुआ आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी में। तो इस आर्टिकल को एक बार हम देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए जो बाइडन, इनके बीच में भी बातचीत हुई है। इन्होंने एक क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है यूएसए ने अभी, तो उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट्स दी हैं वो स्टेटमेंट्स देखेंगे। इंडिया का कमिटमेंट क्या है वो जान लेंगे क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, ठीक है। इस आर्टिकल को हम इंटीग्रेट करेंगे, वर्ल्ड पेज पे एक आर्टिकल है उसके साथ में, जो कि ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। यूएसए ने प्लेज की है कि शपथ ली है कि वो 2005 का जितना एमिशन लेवल था उस लेवल का आधा कर दिया जाएगा 2030 आते आते। तो लगभग 40 कंट्रीज़ के लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में, ठीक है। ये 2 दिन की समिट है, अर्थ डे को शुरू हुआ था। अब इसमें जो भी कमिटमेंट अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर्स ने किया है वो हम देख लेंगे यहाँ पे। तो वर्ल्ड पेज पे एक ही आर्टिकल है। इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे आप देखोगे कोई भी इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। ये देखो आपके सामने है सारा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था, उस टाइम पे इंडियन सोल्जर्स को लेके गए थे ब्रिटिशर्स, तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा एक तरीके से रेसिज्म का मतलब एक बहुत ज़्यादा बिहेवियर रहता था। मतलब ये है कि रिपोर्ट्स ऐसे निकल के आ रही है कि इंडियन सोल्जर्स को ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग तरीके से मिलता था, जबकि जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको ट्रीटमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी का मिला करता था। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। तो ऐसे में यूके ने सॉरी बोला है। अब सॉरी बोलने से काम थोड़े ना है, वो तो गए बेचारे। अब यहाँ पे ये फ्रांस में एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे ये मतलब डेड बॉडीज़ हैं, जब मतलब अनआइडेंटिफाइड सोल्जर्स जिनकी डेथ हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, उनको यहाँ पे गाड़ा गया था, उसकी ये इमेज है। तो मतलब देखो आप कितना ज़्यादा एक डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रहा हुआ है जो कॉलोनियल पावर्स थी उनका, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से निकलती है। तो एक ही आर्टिकल है वर्ल्ड पेज पे। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे 3 आर्टिकल्स हैं। फर्स्ट आर्टिकल है कि क्राइसिस से बाहर कैसे निकल सकते हैं, 5 बातें बताई हुई है, उनमें 3 मेन बातें हैं वो देख लेंगे। दूसरा, मार्स पे कल न्यूज़ आई थी कि कल मार्स पे जो नासा का जो परसिवरेंस रोवर गया है उसमें से इंजेन्युइनिटी हेलीकॉप्टर जब निकल गया तो उसके पीछे से परसिवरेंस में एक सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसका नाम है मोक्सी, MOXIE। उसने वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके ऑक्सीजन डेवलप कर ली। तो वो कैसे की वो जानेंगे, आगे क्या प्रॉस्पेक्ट है वो जानेंगे। RBI का प्लान जो क्रिप्टो करेंसीज़ को बैन करने का और उसके लिए जो बिल है उसकी बात कल हमने डिटेल में देखी थी। इस आर्टिकल को बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपका कल देखा हुआ है ये कंटेंट तो ठीक छोड़ देना, और नहीं देखा हुआ है या रिवाइज करना चाहते हो तो लास्ट तक वीडियो को देख लेना। इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पे आ गए हम। इसमें जो टेलीकॉम टावर इंडस्ट्री है ना वो चिंता में आ गई है, एक तो डीजल की शॉर्टेज को लेके, एक मैन पावर को और एक सिक्योरिटी को लेकर के, क्योंकि अभी लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग तरीके से कर्फ्यू लगा दिए गए हैं। ऐसे में चलते क्या हो रहा है कि जहाँ पर भी टावर इंस्टॉल्ड है वहाँ पर जो जनरेटर है डीजल जनरेटर, उसको डीजल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। मैन पावर की शॉर्टेज है क्योंकि मूवमेंट ऑफ लेबर इसको भी बैन किया जा रहा है अलग अलग स्टेट्स के द्वारा अलग अलग तरीके से। तो ऐसे में इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से सपोर्ट की रिक्वेस्ट की है। तो वैसा कुछ ज़्यादा कुछ जानने वाली चीज़ नहीं है, बस इतना सा ही था जो कंटेंट हमने देखा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने कहा है
कि हमारी जो राइजिंग इकोनॉमी है उसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है ये केसेस राइज होना, ठीक है। इसी चीज़ को बताया गया है। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो इसमें एक दो चीज़ें फंक्शनिंग है, पॉइंट है, वो हम देख लेंगे इसमें से। इधर जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जिनका नाम है के सुब्रमण्यन, नाम आप याद रख सकते हो कि अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो है के सुब्रमण्यन। उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन, जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनको एक पुश करना, ये कहीं ना कहीं ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को हम इंश्योर कर पाएंगे। बस यही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बस एक कोविड-19 की सेकेंड वेव आना, वो ये कहीं ना कहीं मुश्किलों का कारण बन रही है। इधर आप देख सकते हो फिच रेटिंग कंपनी, ठीक है, इस फर्म ने इंडिया की रेटिंग को बिल्कुल भी डिक्लाइन नहीं किया, एज इट इज़ जैसे थी वैसी की वैसी छोड़ दी, ठीक है। उसमें आप देख सकते हो BBB- ये कैटेगरी में इंडिया को रखा हुआ है। दूसरी तरफ आप देखोगे स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ये भी एक रेटिंग एजेंसी ही है, उसने भी ये कहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो लगभग 11% रहेगी। तो बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए कि फिच ने क्या रखा है, इंडिया को किस कैटेगरी में रखा है अभी फिलहाल, तो BBB नेगेटिव में, ठीक है। इधर बाकी और कुछ काम का है नहीं, ये भी कोई काम का है नहीं। तो कोविड-19 के चलते अभी इकोनॉमी के ब्रेक ना लगे, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा दिया कि महीने का जितना खर्चा होता है ना सरकार के द्वारा, बोलो वो रोको मत, उसको होने दो, क्योंकि मार्केट में घूमने चाहिए पैसे को, ठीक है। ये भी हमारे काम का नहीं है। इरडाई को ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि जो भी कहीं पे आपको लगे कि इंश्योरर जिन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उनको कैशलेस क्लेम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। इरडाई को ये बात बोली है, तो आपके लिए टास्क आ गई है इरडाई के बारे में पढ़ने के लिए, तो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ लेना आप। इसके अलावा ONGC का ये भी इतना काम का नहीं है, ये भी इतना, तो इकोनॉमी पेज पे दो तीन चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं आर्टिकल्स को थोड़ा डिटेल में। फर्स्ट ये जो न्यूज़ है जम्मू कश्मीर में कि रेडी है गवर्नमेंट स्टाफ को हटाने के लिए कि अगर वो सिक्योरिटी चैलेंज का एक कारण बनते हैं तो, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर अभी क्या है, यूटी, तो वहाँ पर यूनियन टेरिटरी का एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। तो बेसिकली जो रिमूवल होगा अभी, वो रिमूवल किस बेसिस पे होगा कि आर्टिकल 311, आर्टिकल 311 का जो क्लॉज 2 है उसका सब क्लॉज C है, उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में, उनको रिमूव करने के लिए कोई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं होगी। बिना इंक्वायरी इस्टेब्लिश किए, कॉन्स्टिट्यूट किए रिमूव किया जा सकता है। और जबकि इसी में अगर क्लॉज C को हटा दो, केवल 311 क्लॉज 2 को देखो ना, तो इसमें लिखा हुआ है कि किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर हटाना है तो उसके पहले इंक्वायरी कमेटी स्टैब्लिश होगी, वो स्क्रूटनाइज करेगी पूरे मुद्दे को, फिर वो रिकमेंड करेगी रिमूवल के लिए। और इसी में क्लॉज 311 का जो क्लॉज 2 है, इसमें सब क्लॉज C ऐड किया है, बोला कि अगर इमरजेंसी आ गई ऐसी कि स्टेट की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम आ जाए, मतलब देश की सिक्योरिटी को अगर प्रॉब्लम आ जाए, तो ऐसे में बिना इंक्वायरी के भी रिमूवल किया जा सकता है। तो ऐसे में इस चीज़ के लिए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन रेडी है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट स्टाफ अगर कंट्री की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट का काम कर रहा है, परेशानी का काम कर रहा है, तो ऐसे में उसको बिना इंक्वायरी के रिमूव कर दिया जाएगा, और वो रिमूवल होगा आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज C के अंडर, ठीक है। और इसको आप एथिक्स वाला जो पेपर है ना उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। जो लीडर्स की समिट हुई है क्लाइमेट को लेकर के, जिसमें जो बाइडन USA के प्रेसिडेंट ने ये समिट बुलाई है, इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं और इंडिया US क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है। तो एक तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि इंडिया US क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ, और इसमें काम क्या किया जाएगा कि एक इंडिया US क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 फिक्स किया है। इसमें पार्टनरशिप के बेसिस पे काम किया जाएगा, ठीक है, कि कैसे भी करके 2030 आते हुए दोनों कंट्रीज अपने टारगेट्स अचीव करेंगे, और क्लीन एनर्जी बेस्ड, ये एक चीज़ आप ध्यान रखना। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया कि हमारे यहाँ पर जो पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट, मतलब अगर पॉपुलेशन टोटल जितना एमिशन इंडिया में होता है, उस एमिशन को अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दें, ठीक है,
तो एक बंदा कितना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन फुटप्रिंट क्रिएट कर रहा है, एमिशन कर रहा है, वो आपको पता पड़ जाएगा। तो उसको आप बोल दोगे पर कैपिटा कार्बन फुटप्रिंट। तो वो आप देखोगे कि टोटल वर्ल्ड में जो एवरेज है ना उसका 60% तक कम है हमारे यहाँ पर। साथ में हमारा जो कमिटमेंट है कि 2030 आते आते जो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड टारगेट है हमारा एनर्जी प्रोडक्शन का, वो है 450 गीगा वॉट का। हर्ट्ज लिख दिया, ये गलत है, गीगा वॉट है ये, ठीक है, कि 450 गीगा वॉट हम रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करना शुरू कर देंगे, प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे 2030 आते आते। ये टारगेट हमारा फिक्स है। इसके अलावा पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उसमें ये फिक्स किया हुआ है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर राइज ना होने दें हम 2000 इस सेंचुरी के एंड आते आते। तो बोला इंडिया उसके लिए कमिटेड है और हम उस चीज़ के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इंडिया की लीडरशिप की बात की जाए अगर क्लाइमेट चेंज को रोकने में, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को स्टैब्लिश करने में इंडिया और फ्रांस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 2015 में ही, जब पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो रहा था ना, उसी टाइम पे। सिमिलरली कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इस कोalition में भी इंडिया ने एक लीडर का काम किया है और हमेशा इंडिया इन चीज़ों को अपहेल्ड करने के लिए काम करता रहता है। तो ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में कोलैबोरेट करके इंडिया आगे चले तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ परिस्थितियां तैयार करना अपने आप ही हो गई। दूसरी तरफ यूएसए ने अपनी तरफ से जो टारगेट लिए हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 2005 में यूएसए में जितना एमिशन होता था ना कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका 50 से 52% तक रिडक्शन कर लिया जाएगा 2030 आते आते, ठीक है ना, जो कि बराक ओबामा ने जितना टारगेट लिया था उससे जस्ट डबल है। उस टाइम पे बराक ओबामा ने लिया था कि हम 25 से 26% तक 2005 के लेवल के कंपैरिजन में एमिशन को रिड्यूस कर देंगे 2025 आते आते, ठीक है। बट अभी जो बाइडन ने डबल कर दिया उस टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब चलते हैं वर्ल्ड पेज पे सीधे। वर्ल्ड पेज पे अगर हम देखें तो इसी न्यूज़ को कंटिन्यू करते हुए हम देख रहे हैं कि यूएसए ने भी अपनी जो कस्में ली है, प्लेज ली है, शपथ ली है कि 2030 आते आते हम क्लाइमेट फाइट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। जापान ने भी अपनी तरफ से कुछ कंडीशन अपनी कमिटमेंट्स दिए हैं कि 2030 आते आते हमारा जो 2005 का जो एमिशन लेवल था उसके कंपैरिजन में 46% तक रिड्यूस कर लेंगे। कनाडा भी पीछे नहीं रहा, कनाडा ने भी यही बात कही कि 2005 के लेवल का जितना हमारा एमिशन था उसके कंपैरिजन में 2030 आते आते हम 40 से 45% तक रिडक्शन कर लेंगे। तो देखो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे जो यूएसए बिल्कुल क्लाइमेट चेंज को इग्नोर कर रहा था, क्योंकि रिपब्लिकन्स अभी भी कहीं ना कहीं इग्नोर करके ही चल रहे हैं, बट जब से जो बाइडन आया इन्होंने क्लाइमेट चेंज को एक रियलिटी की तरह एक्सेप्ट किया है, ठीक है। तो अलग अलग कंट्रीज, लगभग 40 कंट्रीज के डिफरेंट लीडर्स, चाइना, इंडिया, रशिया, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। आप देखोगे चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि 2030 तक वो क्या अचीव करेंगे, पर इन्होंने ये कहा कि हम नेट ज़ीरो एमिशन अचीव करने का टारगेट फिक्स कर चुके हैं 2060 तक का, और उसके लिए हम काम करेंगे। साथ में यही मेन चीज़ें थी जो हमने देख लिया। और यूएसए भी अपनी तरफ से जो कमिटमेंट ले रहा है ना, वो कमिटमेंट कुछ ऐसे है कि 2050 तक इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज करना, मतलब नेट कार्बन जीरो इकोनॉमी बनाने के लिए ये एक कदम है, शुरुआत है जो बाइडन की तरफ से। अब देखो बातें तो हो रही हैं, रिजल्ट अच्छा आ जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, वो टाइम बताएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो एक्सप्लेन पेज से है, पाथ आउट ऑफ करंट क्राइसिस। इस करंट क्राइसिस से बाहर कैसे निकला जा सकता है, तो इसके लिए डॉक्टर सचित बलसारी ने अपनी तरफ से 5 सजेशंस दिए हैं। उन सजेशंस में सबसे पहला काम तो ये कि भाई आप कुछ भी हो मास्क लगाना मत छोड़ो। मास्क चाहे ऐसे अनकंफर्टेबल हो सकता है आपको लंबे समय तक लगाना, आप कुछ और तरीके के मास्क डेवलप कर लो जिससे कि आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन से बचाने में ये फर्स्ट डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस अगर है कोविड-19 के अगेंस्ट तो वो है मास्क, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे ठंड हो। 1 साल तक अभी तक हमें लगातार मास्क को हटाने की ज़रूरत ही नहीं समझनी चाहिए। दूसरा, मेडिकल फ्रेटर्निटी, कि अभी हमें पता है कि कैसे भी करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट जो है सिम्टम्स आते ही हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटी अवेल करानी हमें ज़रूरी है। देखो अगर सिम्टम्स ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं, हाल कुछ ज़्यादा ही बिगड़ जाते हैं किसी भी पेशेंट के, तो उनके लिए तो बेसिकली अभी क्या है
कि बहुत हद तक हमारे यहाँ पर क्रिटिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए तो हम तैयार हैं, बट प्रॉब्लम जो आ रही है वो है मॉडरेट या फिर आप कह सकते हो लो सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स हैं उनको कैसे हम एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं। तो मेडिकल फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो बताई जा रही है राइटर के द्वारा कि अर्बन सेंटर्स की आज हम बात करें तो वहाँ पर हॉस्पिटल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो एक तरफ तो आप देखो कि जो लोग प्री एम्प्टिव अप्रोच अपना रहे हैं, प्री एम्प्टिव का मतलब हो गया कि कैसे भी करके मुझे थोड़ा सा भी सिम्टम जुकाम भी हो गया था मैं जल्दी से हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ एक बंदा बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, उसको हॉस्पिटल में बेड ही नहीं मिल रहा। तो वही बात आ गई सुबह वाली बात, हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिनके पास में एक्सेसिबिलिटी है, जो कैपेबल हैं, उनके पास में तो एक्सेसिबिलिटी है बेड्स की, हॉस्पिटल्स की, और जिनके पास में नहीं है वो बेचारे मर रहे हैं। तो ऐसे में ये जो सप्लाई डिमांड मिसमैच हो रहा है ना, इस मिसमैच को हमें क्लियर आउट करने की ज़रूरत है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेल्थ सिस्टम में ये जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर देखने को मिल रहा है इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा। सोशल फेवर नहीं करने की ज़रूरत है, क्लिनिकल मेरिट्स के बेसिस पे हॉस्पिटलाइजेशन दो। ऐसे नहीं क्योंकि कोई ज़्यादा पैसे दे पा रहा है तो उसको हॉस्पिटल में जल्दी से एडमिट कर लो, और जिनके पास में पैसा नहीं है उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी अवेल ही नहीं हो रही है। ये चीज़ बता रहे हैं। इसके अलावा स्टोरीज बहुत सारी आ रही हैं कि वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने के बाद में थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आ जाता है। तो ऐसे में इन्फेक्शन को ब्रेक अगर हमें करना है तो आपको वही बात आ गई, दवाई भी और कड़ाई भी। अगर इंजेक्शन ले भी लिया ना, इंजेक्शन तो लो आप, डाउट मत करो, क्योंकि अभी तक भी वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब लोग डर रहे हैं वैक्सीन को लेने से। तो वैक्सीन हेजिटेंसी को ख़त्म करके साथ में मास्किंग को भी कंटिन्यू रखना है। सोशल जो हमारा कोविड बिहेवियर है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, वो चीज़ें भी हमें कंटिन्यू रखनी है। इसके अलावा राइटर पांचवा सजेशन ये दे रहे हैं कि देखो टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रैकिंग, ये जो कैपेसिटी है इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। एक्सपेंशन हो रहा है पर और ज़्यादा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सही समय पर सही कदम उठा लेंगे तो बचाव आसान रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बताई, और साथ में ये कहा कि हमें सेम्बलेंस ऑफ सैनिटी की भी ज़रूरत है। दैट मीन्स हमें समझदारी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है कि हमें पता है कि कोविड से कैसे बच सकते हैं, तो उन बचाव के जो तरीके हैं उनको अपना लो ना। आप क्यों हॉस्पिटल तक जाने की नौबत आने दे रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें बताई हुई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ऑन मार्स, हाउ एंड वाई। पहली बात तो ये है, नासा का परसेवरेंस प्रोजेक्ट गया हुआ है अभी, और उसी में से एक हेलीकॉप्टर निकला था अभी कुछ दिनों पहले जिसका नाम था इंजेन्युइनिटी, ठीक है। तो परसेवरेंस रोवर है, बेसिकली एक गाड़ी है, एक रोबोट कार है। उसमें क्या है, एक सिस्टम डाला हुआ है जिसका नाम है मार्स ऑक्सीजन इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, जिसको बोला गया मॉक्सी। तो इस मॉक्सी ने क्या किया, वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट अवेलेबल है मार्स पे, उस कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट का यूज़ करके ऑक्सीजन में उसको डेवलप कर दिया। तो ऐसे में क्या हो गया कि 10 ग्राम ऑक्सीजन डेवलप अगर कर दी जाती है ना, तो एक बंदा आराम से 10 मिनट तक सांस ले सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। हाँ, 5 ग्राम ऑक्सीजन अगर डेवलप कर, उसने मॉक्सी ने 5 ग्राम ऑक्सीजन डेवलप की, जो कि एक एस्ट्रोनॉट के लिए 10 मिनट के लिए सांस लेने की व्यवस्था हो गई। बेसिकली अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मार्स के एटमॉस्फेयर में लगभग 96% है, और ऑक्सीजन केवल 0.13% है, जो कि बहुत कम है। जबकि हमारे एटमॉस्फेयर में कितनी ऑक्सीजन का कंटेंट, 21%। तो सांस लेने के लिए अगर हमें वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए फैसिलिटी देनी है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ही हमें यूटिलाइज करना पड़ेगा। और इसी के लिए ये मॉक्सी है ना, एक तरीके से कार की बैटरी की साइज़ का है। ये लगभग 17.1 किलोग्राम इसका वज़न है, और मार्स पे ग्रेविटी कम होने के चलते इसका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है 6.41। आपको पता है ना, n = mg होता है। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो को उसको अगर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वेट आ जाएगा। तो वहाँ पर ग्रेविटी है ना, अर्थ के कंपैरिजन में मार्स पे कम है। तो ऐसे में क्या हो गया, जो वेट है वो भी कम हो गया। तो इसके चलते क्या होता है, लगभग ये जो मॉक्सी है ना, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वहाँ से कलेक्ट करेगा एटमॉस्फेयर से, और फिर बाद में उसको कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन कंटेंट और प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को तो देखो फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा, और ऑक्सीजन कंटेंट को हाई टेम्परेचर पे आयोनाइज करके ऑक्सीजन को मिला करके O2 ऑक्सीजन जो कि हम कंज्यूम कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं, उसमें कन्वर्ट कर देता है।
तो ऐसे में मॉक्जी एक प्रॉमिसिंग अप्रोच दिखा रहा है कि अगर फ्यूचर में कोई ह्यूमन पूरा क्रू भेजा जाता है, ग्रुप भेजा जाता है, तो उनको रिटर्न आने के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि लगभग 25 टन की रिक्वायरमेंट होगी अगर मार्स से एक ह्यूमन क्रू फिर से अर्थ पे आना चाहे। तो उस टाइम पर जो वो रिटर्न के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी ना, उसको पूरा करने में मॉक्जी बहुत ज़्यादा हेल्प कर पाएगा, क्योंकि 25 टन अगर आप भेजोगे अर्थ से मार्स पे, फिर वो 25 टन यूज़ करके आप रिटर्न अर्थ पे आओगे, तो इसके लिए आपको एडिशनल बहुत ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉक्जी इसके लिए एक प्रॉमिसिंग है। बस एक देखने वाली बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये यूज़फुल होगी कि नहीं, वो देखने वाली बात है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली चेक करने की बात है। तो ये तरीका था पूरा ऑक्सीजन को डेवलप करने का। आगे चलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें ये कहा है कि बोला रिकवरी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, कोविड-19 के दोबारा से केसेज आना। बाकी और कोई इतनी ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अभी अगर देखें तो आरबीआई ने अपनी तरफ से अकोमोडेटिव स्टांस को कंटिन्यू रखा है। बोले इकोनॉमी को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हमें ये जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, इनको कम ही रखना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच आ गया तो और ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसे में अभी जो रेपो रेट चल रही है वो है 4%। ठीक है, अप्रैल की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें ये फिक्स है। साथ में 2021-22 की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो फिक्स की है कि रियल जीडीपी हमारी ग्रो करेगी 10.5% से। ठीक है, जिसमें अलग अलग क्वार्टर का अलग अलग बताया हुआ है। ठीक है, इसमें ये देख सकते हो आप कि फर्स्ट क्वार्टर में 26.2% का ग्रोथ रेट बताया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है वीक बेस इफेक्ट। उसमें क्या है कि 2020-21 का जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हमारी इकोनॉमी -23.9% से कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी। अब -23.9 से अगर कॉन्ट्रैक्ट करे इकोनॉमी, अगर थोड़ा 1% भी ग्रो करे तो इसके कंपैरिजन में ये तो प्लस हो गया, 24% की ग्रोथ हुई कि नहीं सीधी सीधी, तो 25% की। तो ऐसे में ये ग्रोथ रेट थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि बेस इफेक्ट बहुत वीक है। बाकी आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन कर जाएगा ग्रोथ जो है। तो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बताई जा रही है कितनी, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में 10.5% की आरबीआई ने अपनी तरफ से फिक्स रखा है। इसी चीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं के सुब्रमण्यन, उन्होंने भी ये कहा कि बोला पब्लिक सेक्टर बैंक की प्राइवेटाइजेशन और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो पुश है ये बहुत हेल्प करेगा इंडिया को आगे ग्रोथ को रजिस्टर करने में, और इंडिया की इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी गेन कर लेगी, 7% की ग्रोथ रेट अचीव कर लेगी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आते आते। और ये कोविड-19 का जो असर है वो तो रहेगा ही। बाकी एक अच्छी बात ये बता रहे हैं कि यूनाइटेड किंगडम के साथ में जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है ना ब्रेग्जिट के बाद में, तो उसको अगर हम फाइनलाइज कर लेते हैं तो उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा हमें भी और यूके को भी। ठीक है, तो दोनों गवर्नमेंट अभी बातचीत पे चल रहे हैं, तो फ्यूचर देखो इसी पे डिपेंड करेगा कि आने वाला टाइम क्या फाइनलाइज करता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट आर्टिकल की, आरबीआई का प्लान और अपकमिंग जो बिल है उसका, कि डिजिटल करेंसीज का क्या फ्यूचर रहने वाला है। तो बिल क्या है वो आपको पता है ही, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसमें मेन काम क्या था कि जो प्राइवेट जितनी भी क्रिप्टो करेंसी चल रही है उनको प्रोहिबिट करना, उनको बैन करना, और एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करना, और साथ में एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी तैयार करना। देखो ये बजट सेशन में ये बिल आने वाला था, पर गवर्नमेंट की लगातार डिस्कशन चल रही है अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ में और अलग अलग जो पार्टी लीडर्स हैं उनके साथ में। ठीक है, तो बेसिकली ये बिल है मेन। ठीक है, अभी आप देखोगे कि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चल रही थी। ये आर्टिकल देख सकते हो आप, जॉर्ज मैथ्यू और सनी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है। देखो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा चल रही थी कि क्रिप्टो करेंसीज़ को हमारे यहाँ पर कैसे ट्रीट किया जाएगा, इनको लीगल स्टेटस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऐसे में हमारे यहाँ पर पहले तो कोशिश क्या की गई थी, 2018 में आरबीआई ने बैन कर दिया था इन क्रिप्टो करेंसीज़ को, बट सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ये कह दिया कि जब तक हमारे यहाँ पर कोई स्टैट्यूटरीली कोई बैकिंग नहीं मिलती है, कोई कानून नहीं होता कि हाँ ये वाकई में जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं वो इलीगल है, तो ऐसे में आप उनको बैन नहीं कर सकते हो, पहले कानून लेकर के आओ, कहने का मतलब ये था। तो उसमें फिर लोगों ने क्या किया, लगभग $1.5 बिलियन तक अभी तक इन्वेस्ट कर दिया इन डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज में, जिसका अमाउंट आप मानो 10,000 करोड़ रुपए के इक्वलेंट है।
राइट। तो अभी आरबीआई भी क्या है, अपनी प्लान कर रहा है कि बोले इसको तो बंद करो, जो भी क्रिप्टो करेंसीज प्राइवेट सेक्टर की चल रही हैं उनको तो बंद करो, प्राइवेट जो भी हैं, और हम हमारी खुद की लेकर के आएंगे डिजिटल करेंसी। उसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल है जिसको हमने ऑलरेडी देख लिया है। तो गवर्नर जो है हमारे शक्तिकांत दास जी आरबीआई के, उन्होंने भी यही बात कही है। पार्लियामेंट के बजट सेशन के टाइम पे ये बिल आने वाला था बट आया नहीं, उसके हमने देखा। अच्छा, जिन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया उन लोगों के लिए टाइम दिया हुआ है, बोले 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आप अपनी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी को आपने परचेज किया हुआ वो बेच दो, हाँ पर, और उससे अपना पैसा निकाल लो। एक तो ये, दूसरा जो भी बैन होने वाली जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज हैं, उन क्रिप्टो करेंसीज में अगर किसी ने भी इन्वेस्टर ने या ट्रेडर ने कोई लेन देन किया है तो उस लेन देन का पूरा बताना पड़ेगा कि हाँ हमने ये लेन देन किया है, इससे मॉनिटरिंग प्रॉपर हो पाएगी। तो आरबीआई की खुद की डिजिटल करेंसी जिसको हम बोल रहे हैं क्या, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उस पर भी आरबीआई काम कर रहा है खुद की क्रिप्टो करेंसी लाने के लिए। और साथ में ब्लॉकचेन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, इसमें क्या होगा, एक ऐसा बही खाता जिसमें सभी को सब कुछ पता रहेगा और कोई भी अपने हिसाब से जो भी ट्रांजैक्शन करेगा उसके हिसाब से अपडेट कर पाएगा। कहने का मतलब वहाँ पर कोई एक मुनीम नहीं बैठेगा, राइट। उसमें अपडेशन ऑटोमेटिकली होते रहेंगे और उनके बारे में सबको पता रहेगा, जो भी वहाँ पर इन्वॉल्व पार्टीज हैं उनके बारे में, ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS, उन्होंने अपनी तरफ से जब ये बात कही ना कि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में सोचना शुरू करो, तो ऐसे में लगभग वर्ल्ड के 66 सेंट्रल बैंक्स ने रिस्पॉन्ड किया है। वो अलग अलग तरीके से स्टडी कर रहे हैं कि कितना पोटेंशियल बेनिफिट इसका उठाया जा सकता है अगर क्रिप्टो करेंसीज में सेंट्रल बैंक्स उतर जाते हैं तो, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। बाकी मैंने ये बता दिया 2018 में आरबीआई ने बैन किया था, 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि बोले जब तक आपके पास में कोई प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है तो आप इलीगल कैसे बोल सकते हो किसी भी करेंसी को, तो पहले आपके पास में रेगुलेशन होनी चाहिए। फिर बात में आती है कि ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो क्यों रही है कि जबकि बिटकॉइन के प्राइसेस तो देखो अभी कितने चल रहे हैं, $60,000 के लगभग चल रहे हैं, जो कि पिछले 1 साल में 10 गुना तक बढ़ गए। और एलन मस्क जैसे जो लीडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एनकरेजिंग तो है, बट दूसरी तरफ इंडिया में इस चीज़ को अलाउ ना करना और अब बैन करने के लिए रेडी होना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी कंसर्निंग भी है। अब देखते हैं क्या आगे प्लान होता है, वो और टाइम बताएगा, ठीक है। तो डिस्कशन में देखो मेन कंटेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर फॉलोइंग गार्गी क्लासेस। थैंक यू।